सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और हम सब लोग इनवाइट करते हैं आदरणीय मनोज सर को। जी सर, वेलकम सर। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी नए भारत के निर्माताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसा कि हम लोगों ने जिम्मेदारी लिया है स्वस्थ भारत के निर्माण का। आवाज मेरा जा रहा है? जी सर, जी सर। यस। तो मेरा मानना है कि अभी जो जंतर मंतर पर जो हुआ था, एक क्या कहा जाए उसको, कैंपेन, वो हेल्थ से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि देश में जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, इससे बड़ा चुनौती कोई है ही नहीं। और खान पान में इतना मिलावट है कि शायद आरसीएम नहीं होता तो हम लोग क्या खाते, ये सोच के हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि आरसीएम नहीं होता तो क्या खाते। जहर ही जहर है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम मिला है। कम से कम ये टेंशन नहीं है, ये तनाव नहीं है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आंख मूंद के आरसीएम का प्रोडक्ट लेना है, इस मामले में हम सुरक्षित हैं। लेकिन देश हमारा कैसे सुरक्षित होगा, ये चुनौती हमारे सामने है। किसी राजनीतिज्ञ का, किसी बाकी संगठन का ये व्यू नहीं है कि देश कैसे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से बाहर होगा। आधी आबादी हमारी बीमार पड़ चुकी है। ये आर्थिक समस्या पैदा करता है, न जाने कौन कौन सा समस्या पैदा करता है। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ, देखता हूँ कि एक इंसान उपयोग का वस्तु है। जब आप यूजफुल हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तब तक लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको पूछते हैं। जैसे ही आप हेल्थ संबंधी किसी भी चुनौती का सामना करते हैं, परिवार के लोग भी मुंह मोड़ते हैं। ये कटु सत्य है, हम डराना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने महसूस किया होगा, बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए हाथ उठाते हैं कि अब भगवान बहुत कष्ट है, इनको अब उठा लीजिए। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब चीज से ऊपर उठ के अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें। कई बार लोग कहते हैं कि पिकअप सेंटर 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, कैसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो जब स्वास्थ्य संबंधी चुनौती आती है ना, तो डॉक्टर 1000 किलोमीटर दूर रेफर करता है, तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उन परेशानियों और उन चुनौतियों से यदि बचना है तो हमें रेगुलर 100% प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और हमारे कंधे पर ये जवाबदेही है कि हिंदुस्तान के घर घर तक, जन जन तक इसको पहुंचाएं। क्योंकि दवा से बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। दवा से ठीक होता तो आरसीएम के महारथियों को, आरसीएम संस्था को, टीसी सर को ये आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो हेल्थ संबंधी जागरूकता के लिए हेल्थ ऐप बनाते और उस पर काम करते। सो ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए कि अंग्रेज से गुलाम तो हम लोग हो गए, लेकिन अंग्रेजी दवाओं से गुलामी अभी भी बनी हुई है। दवा से कोई समाधान नहीं है। दवा के जगह पर शिक्षा की आवश्यकता है, हेल्थ संबंधी एजुकेशन की आवश्यकता है। बहुत सारे एपिसोड में हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली। कितना हम लोगों ने उपयोग में लिया, क्योंकि जानकारी ले लेने भर से हमारे और हमारे परिवार और समाज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बदलाव खुद से शुरू होता है। इस पर गुरुकुल में काफी बातचीत की जाती है। तो इसमें से क्या छोटा छोटा बदलाव हम अपने दिनचर्या में करते हैं। और हम लोग हैं अभी इनटेक पर, और इनटेक में बहुत सारा चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। ये हम लोगों का शायद इनटेक पर लास्ट एपिसोड होगा। तो खाना यानी इनटेक, जो भी आहार हम लेते हैं बाहर से, उस पर हमारी बातचीत होती है। हम पानी पीते हैं, भोजन लेते हैं। ये दो मुख्य चीज है कि हम आहार के रूप में लेते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि मिनरल और विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, दो तीन अपवाद को छोड़ के। और आज के समय में अगर आप चुनौती देखें, तो जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है, कि अब जमीन में भी वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले अनाज खा के हम लोग कंज्यूम कर लेते थे, वो मिनरल और वो विटामिन
वो मिनरल और विटामिन अभी जमीन में ही नहीं है, तो फिर अनाज में कहाँ से आएगा, और अनाज में नहीं है तो हम उसको कैसे कंज्यूम करेंगे। और उसकी डिफिशियंसी से भी आज बहुत बड़ी चुनौती, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती हमारे सामने खड़ा है। आरसीएम का ही सप्लीमेंट क्यों आवश्यक है, इस पर हम लोगों ने काफी डीपली चर्चा किया था कि ये प्लांट बेस है, और हमारे भीतर जो डीएनए है, हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे डीएनए से मिलान होता है, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। इंटरनल हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पर विद इन सेकेंड चेक होता है कि ये केमिकल बेस से आया है या प्लांट बेस से आया है। क्योंकि हमारे पूर्वज हजारों पीढ़ी से प्लांट बेस ही खाते आए हैं, तो उस मिलान के बाद जैसे ही मिल जाता है तो वो हमारा बॉडी उसको कंज्यूम करता है, अथवा वो ठेल के इंटेस्टाइन में भेज देता है, और फिर स्टूल के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। यदि हम कोई केमिकल बेस मेडिसिन लेते हैं तो हाफ लाइफ डोज क्या है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। एक धोखा होता है हमारे शरीर के साथ, और यही कारण है कि हम 500 mg खाते हैं, फिर 1 ग्राम हो जाता है, फिर 2 ग्राम हो जाता है, फिर सुबह शाम हो जाता है, चूंकि ट्रैफिक पुलिस उतना बहाल हो जाता है हमारे शरीर में। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। हार्मोन हमारे शरीर में बन जाता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, जैसा हम लोग गुरुकुल में सुनते ही हैं। तो प्रोटीन से हमारे शरीर में 1,25,000 टाइप का सब प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में। बड़ा मतलब सुन के आश्चर्य लगेगा। जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उस प्रोटीन में भी हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेंगे तो वो मिलान होगा, तो हमारा बॉडी उसको यूज करेगा अथवा उसको स्टूल से बाहर निकालेगा। और हम लेते हैं, ये सिर्फ संतुष्टि होगी, प्लेसिबो इफेक्ट के माध्यम से ही वो जो हम उससे बेनिफिट ले पाएंगे वही हमें मिलेगा। तो मिनरल और विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है फैट। तो फैट हमारे पास दुनिया का सबसे उत्तम तेल है, और कई बार अभी हम लोग कुछ दिन पहले रमन सर, राजीव सर के माध्यम से पूर्णिया के एक लैब इंचार्ज को बुला के हम लोगों ने हेल्थ कैंप लगाया था। तो पब्लिकली उसने माइक पर बोला कि हमारे यहाँ 5,000 लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट रोज होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और आरसीएम में जितना भी कैंप हम लगाए हैं, लिपिड प्रोफाइल जितना फेयर आ रहा है आरसीएम वाले का, उतना बाकी किसी और का नहीं आता है। सबका ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। तो ये देख के हमारे सीनियर लोग भी, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन चौकन्ना है, चकित है कि ये कैसे हो रहा है। तो उसके पीछे हमारा हेल्थ कार्ड सबसे बड़ा है। आप जानते ही हैं, रिकमेंडेशन है 20-30 ग्राम हमारे बॉडी को डेली फैट चाहिए, क्योंकि हमारा जो जोड़ है या और बॉडी में बहुत सारा चीज है जो उससे चलता है। इसके अलावा बहुत सारा फैट हमारे बॉडी में जो जमा होता है, वो किसी विशेष परिस्थिति में जब हम खाना नहीं खा पाते हैं, या जितना एनर्जी हमको खर्चा होता है उससे कम हम किसी दिन संजोग से कंज्यूम करते हैं, व्रत में रहते हैं, त्योहार में रहते हैं, उस समय में भी हमारा इंटरनल ऑर्गन काम करता है, या बाहर में भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हैं, तो उस समय में उसी को बॉडी तत्काल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है और तत्काल उसका इस्तेमाल करती है। सो आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे खाने पीने के ऊपर। कुछ गंभीर बात है जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, हालांकि इस पर गुरुकुल में काफी बातचीत होती है। अगर कोई भी आदमी स्वस्थ है तो 6 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम के ब्रैकेट में उसको खाना खाना चाहिए। 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम के बीच के ब्रैकेट में, यानी 12 घंटा में ही भोजन करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड संबंधी कोई भी स्वास्थ्य संबंध, जोड़ का दर्द, मोटापा, ऐसा कोई भी चुनौती है, गैस्ट्रिक का चुनौती है, तो ऐसे लोगों को 10 घंटे के ब्रैकेट में खाना चाहिए। शाम का जो लास्ट ब्रैकेट है वो 6 बजे है। 6 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं, आप जहर खाते हैं। एक लाइन में आप समझ जाइए, स्वास्थ्य संबंधी 90% चुनौती एक ही चीज में सुधार करने से हो सकता है। 90% स्वास्थ्य संबंधी चुनौती एक ही चीज में सुधार करने से हो सकता है, और वो है 6 बजे शाम के बाद खाना नहीं खाना। इस पर हम लोगों ने स्लीप पर जो ट्रेनिंग लिया था, उसमें हम लोगों ने पूरे बारीकी से समझा था कि क्यों सोने से 3 घंटा पहले या 6 बजे तक में खाना फिनिश कर लेना चाहिए। खाने का जो लास्ट डेडलाइन है वो 6 PM है।
6 PM के बाद, मतलब बहुत अनर्थ हो जाए तो 7 PM, उसके बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उससे अच्छा है कि बिना खाना खाए सोया जाए, ताकि हमारे रिपेयरिंग का, हीलिंग का जो काम है, वो हमारा, क्लीनिंग का जो हमारा रेम चलता है, उसका सबका काम विधिवत होता रहे, और हम अगले दिन इनर्जेटिक बन के उठें, पूरे एनर्जी भरपूर ऊर्जा के साथ उठें, और हमारा कल का दिन प्रोडक्टिव दिन हो। उसके लिए जरूरी है। तो लास्ट आवर हमारा खाने का है 6 PM to 7 PM। 6 PM सबसे बेहतर है। और जो 100% स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको 12 घंटा के ब्रैकेट में, यानी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चुनौती है तो 8 बजे से 10 घंटा का ब्रैकेट उनको लेना है। 8 बजे से लेके 6 बजे शाम तक उनको खाना खाना है। और यदि कैंसर है, हालांकि अगला एक दिन मैं पूरा एक क्लास दूंगा आपको कैंसर पर, और उसमें यदि कैंसर से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हैं आपके जान पहचान में, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, उनको बैठाइएगा। विदाउट एनी मेडिसिन कैंसर घर पर ठीक हो सकता है, और यही तो तरीका है ठीक होने का, बाकी किसी चीज से ठीक होता नहीं है। इसको एकदम बिल्कुल यकीन मानिए। क्या है वर्ल्ड वाइड इस पर शोध, सब पर बातचीत करेंगे। तो अगर कैंसर है तो ऐसे परिस्थिति में 10 बजे से लेके और 6 बजे शाम तक के ब्रैकेट में ही खाना खाना है। बाकी उनको अपने बॉडी को, यानी 8 घंटा का जो टाइम जोन है वो ईटिंग जोन है। बाकी 14 घंटा, 8 घंटा हो गया, 10 से लेके 6 बजे तक 8, और बाकी 14 घंटे का हमें ब्रेक लेना है, 16 घंटे का। इसमें क्या करता है कि कैंसर का सेल जो है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। कैंसर का सेल तो सभी लोगों के पास है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि 10 लाख कैंसर के सेल बाई डिफॉल्ट डेली बॉडी में बनता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी ब्रेक होता है तो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या जो बेजोड़ होता है, वो छीना झपटी जो आपस में मारकाट होता है, इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है, उसी के लिए गामा ओरिजिनल रिकमेंड किया जाता है। और इसीलिए वो सभी तरह के बीमारियों में गामा ओरिजिनल काम करता है। और इसके पीछे यही कारण है कि वो एक ऑक्सीडेटिव स्टेट और इंटरनल इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, और इंटरनल इन्फ्लामेशन से ही शुरुआत है किसी भी रोग का। इसीलिए एवरग्रीन हमारे पास है, सभी रोगों का एक इलाज, गामा ओरिजिनल। सो कैंसर सेल, जब बॉडी हमारा उसको डेली मारना पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम को 10 लाख कैंसर सेल को डेली खत्म करना पड़ता है, इम्यून हमारा काम करता है। किसी भी वजह से यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए और कैंसर सेल को मार नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कैंसर का चेक करेंगे तो वो सभी बॉडी में होता है, इसलिए घबराने की, डरने की बात नहीं है। जब वो मल्टीप्लाई होने लगता है तो स्टेज 1 में जाता है, स्टेज 2 में जाता है, स्टेज 3 में जाता है, स्टेज 4 में जाता है। इस पर हम लोग कैंसर वाले क्लास में आराम से बातचीत करेंगे। ये है खाने का नियम। खाने के बारे में गुरुकुल में बार बार कहा जाता है, नीचे बैठ के खाना चाहिए, पलथी लगा के खाना चाहिए। इसका साइंस क्या है? नीचे बैठ के जब पलथी लगा के खाते हैं तो दो सबसे बड़ा लाभ होता है। पहला कि हमारे पांव की तरफ जो ऊर्जा जाता है उसको हम समेट लेते हैं। समेट लेते हैं तो आपको मालूम है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तुरंत हमारे सभी सिस्टम से एनर्जी वापस लिया जाता है, और उस एनर्जी को इमरजेंसी, खाना मतलब इमरजेंसी, तुरंत इसको डाइजेस्ट करना है हमारे बॉडी, तो उस पर काम करने लगता है। तो बाकी सभी तंत्र से ऊर्जा वापस होता है। तो कमर से नीचे का उस समय में कोई काम हो नहीं पाता है, और हम जब मोड़ के बैठ जाते हैं तो अपने बॉडी के आधे एरिया को हम समेट लेते हैं, यानी उस एरिया में किसी भी तरह के फंक्शन, किसी भी तरह के एक्शन को अवॉइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हमारा ऊर्जा पाचन पर लगता है और बेहतर पाचन हमारा होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जब हम बैठ के खाना खाते हैं तो हमारा आमाशय थोड़ा सा दबता है, और जब कहा जाता है कि 10% खाना कम खाना चाहिए, तो ऐसे परिस्थिति में जब हम नीचे बैठ के खाते हैं तो ऑटोमेटिक ओवर ईटिंग नहीं हो पाता है। और ओवर ईटिंग नहीं होता है तो फैटी लीवर होने का जो चांस है वो हमारा बच जाता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है, इसलिए हमें बैठ के खाना चाहिए। पानी के बारे में गुरुकुल में काफी चर्चा होती ही है, तो बहुत ज्यादा चर्चा उस पर नहीं करते हैं।
खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद लेना चाहिए पानी। पानी हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को जैसे ही हम ठंडा पानी लेते हैं, फ्रिज का पानी, चिल्ड वाटर, तो हमारे बॉडी के सभी एनर्जी को वापस उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊर्जा का नुकसान करते हैं। एक तरफ ठंडा पानी देते हैं और हमारे बॉडी से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सभी ऑर्गेन से ऊर्जा वापस आती है और उसको बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करना पड़ता है बॉडी। तो ये एक हम बर्डन डालते हैं बॉडी पर। तो कभी भी कोशिश करना चाहिए कि हम रूम टेम्परेचर पर पानी लें। तो पानी पीने की यही व्यवस्था है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जो शायद सुनने के बाद लोगों को हजम नहीं होता है, और वो मेरे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। तो इसको आज थोड़ा समझते हैं डीपली आज के क्लास में। आ, जो हमें नहीं लेना है उसको हम लोग एक, जैसे सीड्स है, जैसे राइस है, तो हम लोग उसी तरीके से समझने के लिए एमआरपी, आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी हम लोग जानते हैं ना। तो क्या नहीं लेना है भोजन में, उसको हम लोगों ने एक छोटा सा समझने के लिए दे दिया है एमआरपी, ताकि हमें याद रहे। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? एम फॉर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, आर फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट, और पी फॉर पैक फूड। ये नहीं लेना है। सो इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। रिफाइंड फूड, रिफाइंड प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना चाहिए? रिफाइन का मतलब क्या है कि जो ज्यादा टिके, जैसे गुड़, गन्ने का रस और चीनी। ये तो हमारा जो चीनी है ये हाई रिफाइंड शुगर हो गया। ये हमारे बॉडी में कभी पचता ही नहीं है। चीनी खाने का चीज ही नहीं है। चीनी सबसे ज्यादा नुकसान देता है। और आपको जान के आश्चर्य है कि 10 लाख कैंसर का सेल जो हमारे बॉडी में बनता है, उसको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम, साइटोकाइन, जो हम लोगों ने स्लीप वाले क्लास में समझा था, मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन है जो इस कैंसर सेल को मारने में का काम करता है, मदद करता है बॉडी का, उस कैंसर सेल को मल्टीप्लाई करने में चीनी सबसे बड़ा उसका सपोर्टर है। तो आप सोचिए कि हमारा इम्यून सिस्टम को तो वैसे बर्डन है, 10 लाख कैंसर सेल रोज बनेगा बॉडी में, उसको मारेगा। और यदि हम चीनी खाते हैं तो हम उस 10 लाख कैंसर सेल को 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख में कन्वर्ट करते हैं। तो हम अपने बॉडी को एक रिस्क जोन में डालते हैं। तो कभी भी चीनी खाने का चीज नहीं है। इसको जितना जल्दी छोड़ा जाए उतना बेहतर है। इसके बदले हम क्या ले सकते हैं? हनी ले सकते हैं। इसके बदले क्या ले सकते हैं? गुड़ ले सकते हैं। चीनी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक वाक्य में यदि समझें तो चीनी जब लेते हैं तो एक रिस्क तो हमारा बढ़ जाता है कैंसर सेल का। दूसरा, ये हमारे बॉडी में टूटता नहीं है। टूटता नहीं है तो इसको पचाने के लिए हमारे बॉडी से क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीशियम, ये हमारे बॉडी से ही अवशोषित किया जाता है। और आज के समय में आप देखेंगे तो हमारे बॉडी में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स का और विटामिन का अभाव है। क्यों है? क्योंकि जो बाहर से फल सब्जी आ रहा है, जमीन में ही नहीं है, तो फसल में कहाँ से होगा? और फसल में नहीं होगा तो फिर हमारे बॉडी में कहाँ से होगा? हम इसको बाहर से कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन के माध्यम से, ओमेन के माध्यम से, और बहुत सारे सोर्स के माध्यम से। सो ये हमारे बॉडी में जो है, इसको तोड़ने के लिए, इस शुगर को, चीनी को पचाने के लिए हमको इस चीज का बॉडी से ही ये अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए अक्सर चीनी खाने से हमारा बोन डेंसिटी कम हो जाता है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में यदि बॉडी स्कैनर आपने इस्तेमाल किया हो तो 100 आदमी का बॉडी स्कैनर कीजिएगा तो 95 आदमी का बोन मास आपको लो मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण, यदि कोई एक कारण है, तो वो चीनी है। एक आदमी का आप बॉडी स्कैन कीजिए, देखिए हमें तो कुछ ना कुछ परीक्षण करना पड़ेगा, हाँ, अनुसंधान करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फैक्ट चेक करना पड़ेगा। तो एक आदमी का आप बोन मास चेक कर लीजिए, यानी बॉडी स्कैन पर बोन मास कितना आया उसको चेक करके नोट कर लीजिए। और दो ही काम उनको बताइए। पहला, आधा घंटा धूप लेना,
और दूसरा चीनी छोड़ देना। बिना किसी सप्लीमेंट के 3 महीने के बाद उनका बोन डेंसिटी आपको, बोन मास बढ़ा हुआ मिलेगा, मेंटेन मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि चीनी कितना नुकसानदेह है। आज के समय में हल्का सा फिसल जाने के बाद, थोड़ा सा, क्योंकि हड्डी का घनत्व तो कम हो जाता है, और घनत्व कम हो गया तो भुरभुरा हो जाता है, टूट जाता है। सो ये बहुत खतरनाक चीज है। रिफाइंड में हम एक ही प्रोडक्ट का बात करते हैं। ऐसे तो हम लोग आरसीएम वाले हैं तो बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर करते नहीं है। चीनी डायरेक्ट कंज्यूम करना स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। सो ये 2 कारण इसका प्रमुख कारण है। अब आते हैं पैक फूड। पैक फूड में जो रिस्क है वो क्या है? सर एक छोटा सा, सर, दो कारण क्या बताएं सर, फिर से बोलिए एक बार। एक तो हो गया कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर में है, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर से ही लेके चीनी को तोड़ा जाता है। बॉडी जो उसको पचाती है तो यही हमारे बॉडी से ही ले लेती है। इसीलिए डिफिशियंसी होता है, अक्सर हड्डी कमजोर हो जाती है। तो ये एक कारण हो गया। और दूसरा कारण है कि कैंसर सेल को बढ़ाता है ये। कैंसर सेल के रिसेप्टर का भोजन ही है यही। तो कैंसर सेल मल्टीप्लाई होगा, और 10 लाख कैंसर सेल को रोज हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मारने की जिम्मेदारी है। और एक तरफ से हम चीनी खाते हैं तो वो 10 लाख को 20 लाख बनाते हैं, 15 लाख बनाते हैं, 25 लाख बनाते हैं, 50 लाख बनाते हैं। तो हम बॉडी को बर्डन दे रहे हैं कि बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये 2 मेजर कारण है। अगला है पैक फूड। पैक फूड में एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी भोजन जितना जल्दी सड़ जाए वो उतना जल्दी पच जाएगा। और बाहर में जो जितना देर तक नहीं सड़े, टिका रहे, वो बॉडी में भी जाएगा तो उतना देर से ही पचेगा। और उतना देर से जब हमारा डाइजेशन होगा, यानी अमूमन जब हम रॉ वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, लाइव एंजाइम वाला चीज खाते हैं, अधपका चीज, बॉयल चीज खाते हैं, तो हमारे बॉडी को 2 से 3 घंटा लगता है उसको पचा लेने में। लेकिन वही यदि हम पैक फूड लेते हैं, तला भुना चीज लेते हैं, जिसमें पानी खत्म कर दिया गया है, नमक का मात्रा, चीनी का मात्रा ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ऐसे भोजन को 4 से 6 घंटा लग जाता है पचने में। तो हमारा बॉडी तो सब काम छोड़ के उसको पचाता है 6 घंटा। फिर वो कब मेंटेनेंस का काम करेगा, कब क्लीनिंग का काम करेगा, कब हीलिंग का काम करेगा? सो सपोर्ट। तो पैक फूड का मतलब है कि जो खाना जितना देर टिकाऊ रहेगा बाहर में, जल्दी खराब नहीं होगा, वो हमारे बॉडी में भी जल्दी नहीं पचेगा। जो बाहर में जितना जल्दी सड़ जाए, हमारे बॉडी में वो उतना जल्दी पच जाए। तो हमेशा हमें फ्रूट, सलाद, कच्चा चीज लेने का प्रयास करना चाहिए। पैक फूड में और दिक्कत क्या है, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे पैक फूड, और ये एक स्लाइड है जिसमें आप यदि कोई भी सलाद, फल लेते हैं तो उसमें लाइव एंजाइम है, वो आपको दिखेगा जब आप माइक्रोस्कोप से ऐसे देखेंगे। हमारे पाठक सर लैब चलाते हैं तो ये आराम से ताजा जूस अगर देखें, नारियल पानी देखें, जूस देखें, फल का टुकड़ा या सलाद का जूस, सब्जी का जूस निकालें, तो उसमें लाइव एंजाइम होता है। ये लाइव एंजाइम पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी का जो ट्रैफिक है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सेकंड ब्रेन हमारा गट है, गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, और वो तय करता है कि जो भोजन गया वो पचने के बाद आंत में जाएगा, लीवर में जाएगा, या डायरेक्ट ब्लड में जाके सेल तक जाएगा। तो ये तय करता है हमारा वो ट्रैफिक सिस्टम, और बॉडी में डिमांड के अनुसार वो तय करता है और उसी समय तय करता है। लाइव एंजाइम जब खाते हैं हम, तो वो जिंदा है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, बॉडी के उस पूरे सिस्टम को कहेगा रुको, अभी ठहरो, अभी ब्लड में नहीं जाना है, यहीं ठहरना है, तो वो सुन पाएगा, वो ठहरेगा। नहीं तो वो घुस जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में ऐसे ही शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है और आप शुगर रिफाइंड मोड में आप लेते हैं, तो वो सुनेगा ही नहीं, इसलिए कि उसमें लाइव एंजाइम है ही नहीं। तो हमेशा कोशिश करना है कि हम लाइव एंजाइम यानी कच्चा चीज, नेचुरल चीज ज्यादा से ज्यादा लें।
कोई भी पैक फूड लेने का प्रयास नहीं करें। अगला है मिल्क प्रोडक्ट। ये सबसे शॉकिंग चीज है, सबसे ज्यादा विरोध इसी बात पर होती है। और किसी भी डायबिटीज पेशेंट को, किसी भी ब्लड प्रेशर पेशेंट को, किसी भी जोड़ के और गैस संबंधी प्रॉब्लम में किसी भी आदमी को यदि 15 दिन के लिए 2 परहेज बता दिया जाए, पहला मिल्क प्रोडक्ट छोड़ देना है और दूसरा 6 बजे शाम के बाद खाना नहीं खाना है, यकीन मानिए 15 दिन में उनका ब्लड प्रेशर का मेडिसिन टेपर डाउन हो जाएगा, उनका डायबिटीज का मेडिसिन टेपर डाउन हो जाएगा, उनका गैस्ट्रिक कंट्रोल में आ जाएगा, उनका जोड़ का दर्द कंट्रोल में आ जाएगा, सिर्फ 2 सुधार करने से। तो विस्तार से समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि समझेंगे नहीं तो फिर काम नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं फैट के बारे में बीच में। ये थोड़ा सा समझ होना जरूरी है। फैट हमारे पास अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और ट्रांस फैट, 3 तरह का फैट है। जब आप देखेंगे इसको तो ऊपर में हमारा है अनसेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड वसा। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, टेढ़ा होता है, जैसा आप देख रहे हैं। इसका जो केमिकल रासायनिक सूत्र है ये टेढ़ा होता है। तो टेढ़ा फैट जो खास करके हेल्थ गार्ड की मैं बात करता हूं, तो ये इसी अनसेचुरेटेड फैट उसमें सबसे ज्यादा है। उसमें सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट नहीं होता है। सेचुरेटेड फैट वो फैट है जो बॉडी टेम्परेचर पर द्रव्य की अवस्था में होता है, यानी लिक्विड के फॉर्म में होता है। सेचुरेटेड फैट वो फैट है जो 40 डिग्री टेम्परेचर पर जाके लिक्विड बनता है, उससे पहले वो जैसे डालडा, जैसे घी, ये जमा हुआ अवस्था में होता है। और बॉडी को इसको कंज्यूम करने के लिए, उपयोग करने के लिए 40 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर बॉडी 40 डिग्री टेम्परेचर में नहीं जाए तो वो फैट सीधा जहर के तौर पर काम करता है, वो हमारा बॉडी उपयोग ही नहीं करता है और वो जमा होते जाता है। ये यदि जोड़ पर जमा होगा तो जोड़ का दर्द हो जाएगा, ये यदि ब्लड वेसल्स के भीतर जमा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कर देगा, ये हमारे किडनी के आसपास जमा हो जाएगा तो किडनी को डैमेज कर देगा, ये हमारे पेनक्रियाज के आसपास जमा हो जाएगा तो हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन को खत्म कर देगा। यानी ये यदि हमारे चमड़े के नीचे चला जाए तो ब्लड वेसल्स पर और दबाव डालेगा, तो हमारे पूरे सिस्टम को खराब करता है। इसलिए और आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये मना इसलिए किया जाता है कि आज के समय में हम कोई भी ऐसा फिजिकल कंडीशन 2 घंटा के लिए कोई भी फिजिकल कंडीशन से नहीं गुजरते हैं जिसमें हमारा बॉडी 40 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करे, पसीना बहे। पसीना नहीं बहेगा तो सेचुरेटेड फैट नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो ये 1000 बीमारी पैदा करेगा। और सेचुरेटेड में यानी नसों के भीतर जाता है एनर्जी बनने के लिए, जो बॉडी में प्लांट होता है, ये जब जाता है तो जो टेढ़ा है वो ब्लड के साथ ट्रेवल करता है, लेकिन जो सीधा है वो एक जगह चिपकता है और चिपक के ब्लड वेसल्स के भीतरी दीवार में चिपक के ब्लड के बहाव के रास्ता को ब्लॉक करता है, कम करता है, सकरा करता है। तो ब्लड को बहने के लिए जितना दबाव की आवश्यकता है उससे ज्यादा दबाव लेना पड़ता है, ज्यादा लोड लेना पड़ता है। हार्ट पर भी ज्यादा जोर पड़ता है और हमारे ब्लड वेसल्स पर भी ज्यादा अतिरिक्त दबाव उसको झेलना पड़ता है, और यही ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है। और इसके 2 कारण है, एक कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। ये तभी शरीर उपयोग कर पाएगी जब इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब तक हम जिम नहीं जाएंगे, दौड़ेंगे नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, धूप में 2 घंटा नहीं बिताएंगे, तब तक हमारा ये फैट बॉडी नहीं इस्तेमाल कर पाएगी और ये जमा होते जाएगा। जमा होते जाएगा तो चूंकि ये सीधा है तो ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, चिपक जाता है एक दूसरे से, और यही ब्लड प्रेशर का और ब्लॉकेज का, जोड़ के दर्द का सबसे बड़ा कारण यही है। और अनसेचुरेटेड फैट जो हमारे हेल्थ गार्ड में है, ये टेढ़ा होता है तो ये ऑर्गेनाइज नहीं होता। टेढ़ा चीज एक जगह पर आप इकट्ठा कीजिएगा तो इकट्ठा ही नहीं होगा, ब्लड उसको लेके चलती है
और ये चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए आसानी से बॉडी 36-37 डिग्री के टेम्परेचर पर भी, जो आज हमारा लाइफ स्टाइल है, पंखा में रहने का, कूलर में रहने का, एसी में रहने का, धूप में नहीं निकलने का, ऐसे परिस्थिति में भी बॉडी टेम्परेचर पर भी ये ब्रेक हो जाता है, बाकी ब्रेक नहीं होता है। जैसा ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट वो फैट है जब हम किसी भी तेल को दोबारा गर्म करते हैं, यानी एक बार इस्तेमाल कर लिया और दोबारा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो ट्रांस फैट बनता है, और ये सीधा जहर है, ये किसी भी परिस्थिति में हमारे बॉडी में पचता नहीं है। इसीलिए गुरुकुल में भी बार बार बताया जाता है और कई बार इस पर डिस्कस हुआ है कि बाजार का कोई भी तला भुना हुआ चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने घर में भी जब से इस चीज को जाना, तो किसी दिन पूरी बनता है, कुछ भी बनता है, तो हमारे यहाँ उतना ही तेल डाला जाता है जिसमें बन जाए, और 10, 20, 25, 50 ग्राम बचे तो उसको फेंक दिया जाता है, दोबारा हम लोग गर्म नहीं करते हैं। हालांकि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जो अपना है, इसका जो बॉइलिंग का टेम्परेचर का जहां जाके ये केमिकल स्ट्रक्चर इसका बिगड़ता है, वो काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसके बिगड़ने की संभावना, ट्रांसफैट में कन्वर्ट होने की संभावना बिल्कुल 0% है। फिर भी हम लोग थोड़ा सावधानी बरतते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्रांति क्रांति लाना है। दिखाना है। स्वास्थ्य क्रांति लाना है। तो भारत बनाना है। यस, तो ये थोड़ा सा फैट की जानकारी हमने दिया। अब आते हैं दूध पर। दूध नहीं लेना चाहिए, और ये बड़ा मतलब स्क्रीन पे कुछ स्क्रैच जैसा शायद किसी का करामात होगा, तो इसको अगर हटा सकते हैं तो। यस यस, बता दे, 1 मिनट। चलिए, जी अब हम लोग आते हैं, ये हमारे हेल्थ संबंधी सबसे बड़ी चुनौती है, और एमआरपी का पहला एम यही है, मिल्क प्रोडक्ट। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट लेना नहीं चाहिए, इसके साइंस को समझिए। कई बार जब हम लोगों को कहते हैं, तो लोगों को भ्रम होता है कि दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, हमारे बाप दादा तो पीते थे। तो इसके साइंस को समझना है। अगर दूध में कैल्शियम होता और इससे हड्डी मजबूत होता, तो इस दुनिया में सबसे मजबूत हड्डी हाथी का होता है। और हाथी दूध पीती है क्या? नहीं। इस दुनिया में हॉर्स पावर, एनर्जी को मापा जाता है, सबसे मजबूत यदि कोई प्राणी है इस धरती पर, तो वो है घोड़ा, सबसे मजबूत प्राणी। वो भी अपने माँ का दूध एक लिमिटेड टाइम तक पीती है, और देखिए कितना मजबूत होता है घोड़ा। गाय भैंस जिसका दूध हम पीते हैं, वो क्या खा के दूध देती है, उसका हड्डी कितना मजबूत होता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक भ्रम है। मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और वो भी ताउम्र पीता है। शेर भी ऐसा नहीं करता है। शेर को यदि दूध में ये खबर होता कि मजबूत बनते हैं और हड्डी मजबूत होता है, तो शेर गाय का शिकार करने से पहले, गाय को पकड़ के पहले उसका दूध पी जाता, उसको मार के क्यों खाता। सो ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसके साइंस को समझना है कि क्या आज से पहले 50 साल 25 साल पहले तो हमारे पूर्वज खाते थे। उस साइंस को समझिए कि दूध में जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन है केसीन। इस पर कई सारा रिसर्च हो चुका है। हम 53 रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हुआ है, उसका आपको हम दे सकते हैं। अगर किसी साथी को चाहिए तो पर्सनल हमसे या पाठक सर से संपर्क करेंगे। पूरे दुनिया में आज तक के डेट में 2019 में अमेरिका ने अपने फूड लिस्ट से मिल्क प्रोडक्ट को बाहर कर दिया। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, खाने के जो भी सामान है उस लिस्ट से मिल्क प्रोडक्ट को बाहर कर दिया गया है 2019 में। ऐसे इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। 1992 में पहला रिसर्च हुआ, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। जब आप चेक करेंगे, फिनलैंड में ये रिसर्च हुआ।
इसके बाद 1994 में यूएसए में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक में इसका रिसर्च हुआ। 1999 में फिनलैंड डायबिटीज जनरल में ये प्रकाशित हुआ। और 2005 में चीन में इस पर रिसर्च हुआ, द चाइना स्टडी, जिसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें भी मिल्क प्रोडक्ट को बैन किया गया है। सो इसको समझते हैं कि मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन होता है। केसिन क्या है? लंबा प्रोटीन है। जैसे सिक्कर होता है अपने यहाँ मवेशियों को बांधने के लिए, सिक्कर चैन का जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो 17 कड़ी का ये केसिन प्रोटीन होता है, यानी 17 चैन है, उसमें 17 कड़ी है। सो काफी लंबा प्रोटीन है। और प्रोटीन का अक्सर उपयोग हमारे सेल में होता है, कोशिका में होता है। कोशिका का जो दीवार बना होता है, उसमें जो डीएनए बना होता है, ये सब प्रोटीन से ही बनता है। मसल्स भी हमारा प्रोटीन से ही बनता है, टिश्यू भी हमारा प्रोटीन से ही बनता है। सो बहुत सारा चीज है जो प्रोटीन से हमारे बॉडी में बनता है। लेकिन सेल का बाहरी दीवार ये खास करके प्रोटीन से बनता है। और सेल में प्रोटीन जाने के बाद सेल इसका निर्माण करती है। और आप जानते हैं कि कोशिका का विभाजन होता है, हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक और मैट्रिक से नीचे भी। उस कोशिका विभाजन में भी कोशिका के सेल का निर्माण होगा, उसमें डीएनए का निर्माण होगा जो 2 फीट लंबा होता है, 2 मीटर लंबा होता है। तो इन सभी चीजों में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और सेल काफी छोटा है, सेल का जो दरवाजा है वो काफी छोटा है, और इस प्रोटीन का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, 17 कड़ी का होता है। तो शरीर के इम्यून सिस्टम को इस प्रोटीन को काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। 3 साल से कम उम्र में ऊपर वाला हमारे बॉडी में फीटल हेमोग्लोबिन दिया है। ये डायबिटीज केयर जर्नल 1999 में प्रकाशित हुआ है, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। गाय के दूध में जो प्रोटीन है वो केसिन है। हमारे रोग रोधी क्षमता को, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को, उस केसिन को काटना पड़ता है। और ये 3 साल के उम्र तक बच्चे के शरीर में फीटल हेमोग्लोबिन होता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये फीटल हेमोग्लोबिन जब तक है, और फीटल हेमोग्लोबिन क्या करता है कि 17 कड़ी के प्रोटीन को टुकड़ा टुकड़ा में काटने का काम करता है। तो काटने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? फीटल हेमोग्लोबिन। और फीटल हेमोग्लोबिन 3 साल की उम्र तक ही इंसान में ऊपर वाला देता है। 3 साल के उम्र के बाद विड्रॉ हो जाता है, यानी फीटल हेमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये समझिए मोटा मोटा कि कुदरत ने, प्रकृति ने मनुष्य का जो निर्माण किया है वो 3 साल तक ही दूध पीना अलाउ है, और वो भी अपने माँ का। किसी जानवर का दूध तो हम पी ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं पी सकते हैं कि माँ के दूध में और जानवर के दूध में 10 गुना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का अंतर होता है। एक इंसान का बच्चा 6 महीना में कितना किलो का हो जाएगा, और एक गाय भैंस का बच्चा 6 महीना में कितना किलो का हो जाएगा, आप अंदाजा लगाइए। तो उसमें 10 गुना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है। अगर वो बच्चे को पिलाएंगे या कोई आदमी पिएगा तो वो ग्रोथ तो नहीं होगा, क्योंकि इसका एक डीएनए जेनेटिक के आधार पर एक सीमा है, लेकिन वो भीतर कुछ ना कुछ ग्रोथ करेगा। सो पहला काम है कि ये फीटल हेमोग्लोबिन जैसे ही बाहर आया तो केसिन प्रोटीन टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो ये ब्लॉकेज पैदा करेगा, ब्लड वेसल्स में घूमता रहेगा, खपत ही नहीं होगा। खपत नहीं होगा क्योंकि फीटल हेमोग्लोबिन ब्लड में है नहीं, तो बचेगा नहीं, कंज्यूम होगा नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इस दुनिया में, खास करके हिंदुस्तान में, डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण हमारा दूध ही है। दूध छोड़ दिया जाए, आप यदि पढ़ेंगे अपने हेल्थ ऐप में मधुमेह को, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। आप पढ़िएगा, आप पढ़े होंगे। मिल्क प्रोडक्ट साफ बैन किया जाता है। क्यों बैन किया गया है? कि इसमें केसिन प्रोटीन है, और ये 17 नंबर का प्रोटीन है, यानी 17 कड़ी का प्रोटीन है। और जो हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाता है वो बीटा सेल बनाता है, यानी पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन बनाने का फैक्ट्री है, और उसमें काम करने वाला वर्कर जो है वो बीटा सेल है। और ये बीटा सेल जो है ये भी 17 नंबर का प्रोटीन ही है। थोड़ा गहराई से समझना है इसको। दूध का प्रोटीन 17 नंबर का प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? केसिन। और हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता है, जिस इंसुलिन की वजह से कोशिका का दरवाजा खुलता है और ब्लड में से ग्लूकोज जाता है,
और कोशिका उसको ब्रेक करके एनर्जी बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। अगर इंसुलिन का पैदावार घट गया तो ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि चाबी ही नहीं है कि सेल का दरवाजा खुलेगा और ग्लूकोज जाएगा, खपत नहीं हो पाएगा। तो खपत नहीं होने का कारण क्या है कि जब केसिन प्रोटीन 17 नंबर का है प्रोटीन, और बीटा सेल भी 17 नंबर का ही प्रोटीन है, तो 17 नंबर के प्रोटीन को बॉडी जैसे ही 3 साल के उम्र के बाद दूध कोई भी इंसान लेता है तो बॉडी का मैकेनिज्म क्या करेगा? आप लाचारी में इम्यून सिस्टम को यह आदेश देता है कि 17 नंबर का जहां भी जर्सी मिले, यानी 17 नंबर का जहां भी सिक्कर मिले, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। ये इम्यून सिस्टम को आदेश देता है इंटरनल हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है। और जब वो ब्लड वेसल्स में घुस के बॉडी के विभिन्न क्षेत्र में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है तो बीटा सेल और वो दोनों 17 नंबर के जर्सी में है, यानी दोनों 17 नंबर का है, तो भ्रमवश बीटा सेल भी कटने लगता है, क्योंकि उसको तो आदेश है 17 नंबर देखो जहां काट डालो, 17 नंबर जहां देखो काट डालो, 17 नंबर जहां देखो काट डालो। और 17 नंबर का बीटा सेल भी है और 17 नंबर का केसिन प्रोटीन भी है। तो ऐसे परिस्थिति में भ्रमवश हमारा बीटा सेल भी मारा जाता है, और बीटा सेल मारा जाएगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका खपत नहीं होगा। खपत नहीं होगा तो ये जो डायबिटीज होता है ये अक्सर टाइप 1 का डायबिटीज होता है, और इस डायबिटीज को ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत डाला जाता है। यानी आपके खान पान के गड़बड़ी से नहीं हुआ है, किसी बाहरी परिवेश से नहीं हुआ है, ये जीवन शैली संबंधी प्रॉब्लम बाहरी नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। भ्रमवश आपका इम्यूनिटी ही आपके बीटा सेल को ही मारने लगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस कि 5 से 6 घंटा, अगर 5 से 6 घंटा मिल्क प्रोडक्ट आप मत लीजिए, किसी को भी लेने का सलाह मत दीजिए, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज के माध्यम से अक्सर जो डायबिटीज होता है वो इसी कारण से होता है। तो ये फीटल हेमोग्लोबिन सिर्फ बच्चे में होता है। बड़े होने के बाद बड़े आदमी में ये बीटा चेन हो जाता है, ये गामा चेन है। जो फीटल हेमोग्लोबिन है ये गामा चेन है, और बड़ा आदमी 3 साल के बाद जो है फीटल हेमोग्लोबिन विड्रॉ हो जाता है, ब्लड में रहता नहीं है, बीटा चेन हो जाता है। और अगर फिर भी आप दूध लेना चाहते हैं, आपको पसंद है, आप ले सकते हैं, लेकिन 6 से 8 घंटा अगर आप अपने बॉडी टेम्परेचर को 40 डिग्री पर मेंटेन करेंगे, यानी बॉडी को हीट करेंगे, धूप में रहेंगे, तो आज भी दूध आपके लिए सेफ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा ये बहुत बड़ा जहर है। तो ये 3 तरह का फूड, MRP, M मीन्स मिल्क प्रोडक्ट, R फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट, और P फॉर क्या था? पैक्ड फूड। पैक्ड फूड। यस, ये नहीं लेना है। बाकी सभी चीजें बहुत गहराई से गुरुकुल में डिस्कस किया ही गया है, और गुरुकुल के हम लोग छात्र हैं ही, तो सभी मेनली छा कि पैक्ड फूड नहीं लेना है, प्रोसेस फूड नहीं लेना है। गुरुकुल में भी इसके बारे में बातचीत किया जाता है। इसके बाद मिल्क प्रोडक्ट यानी एनिमल प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेना है, एनिमल से जो प्रोटीन आता है वो नहीं लेना है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमारे पास है, प्लांट बेस ही हमारे पास सप्लीमेंट है। सो ये पूरा का पूरा ओवरऑल है। यदि हम इसको मेंटेन करें अपने जीवन में और इसकी सलाह दें, फिर मैं एक बार दोहराता हूं कि किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बीमारी से कोई गुजर रहा हो, 15 दिन के लिए 2 सुधार करने के लिए बोलिए। 15 दिन के बाद वो आदमी खुद आपको बोलेगा, नंबर 1 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, नंबर 2 मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है या एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। मात्र ये 2 सुधार बिना किसी मेडिसिन के 50%
15 दिन में ही रिकवर करके देगा। ये आप चेक कर सकते हैं, आपके परिवार में है, आप हैं तो आप इसका एक बार चेक करके देखिए, नहीं तो आप किसी को सलाह दीजिए कि 15 दिन के लिए आप एक चैलेंज लीजिए, आप ये करके देखिए। अगर यकीन मानिए किसी के घुटना में कह दिया है कि आपके घुटने का ट्रांसप्लांट होगा, ऐसे लोगों को बताइए। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, जो लोग डायबिटीज का दवा सुबह शाम ले रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर का काफी हाई लेवल पर मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को 15 दिन के लिए ये परहेज का ये टेस्ट करने के लिए आप करके देखिए, उनका मेडिसिन टेपर डाउन हो जाएगा, वो बेटर महसूस करेंगे। और क्यों करेंगे, इसके लिए हम लोग व्यापक तौर पर अभी तक स्लिप से लेके अभी तक में पूरा जर्नी में हम लोग इसकी जानकारी ले चुके हैं। आगे हम लोग सप्लीमेंट पर जानकारी अगले में लेंगे, और शायद हमको लगता है कि सप्लीमेंट पर किसी तरह की कोई बातचीत आरसीएम के साथी और खास करके गुरुकुल अटेंड करने वाले के लिए जरूरी नहीं है, और हम सप्लीमेंट के बारे में उतना जानकारी आपको देने में भी सक्षम नहीं है। जो गुरुकुल दे सकता है वो अगाध समुद्र है। हालांकि मोटा मोटा कहिएगा तो कुछ कुछ हम बोलेंगे, लेकिन हमसे बेस्ट आपको सप्लीमेंट के बारे में वहां से जानकारी मिलेगी। हाँ, कुछ टेक्निकल चीज है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर जी सर, पाठक बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल बड़ी गहराई के साथ में आज आपने एमआरपी को समझाया, और पिछले बार भी हमने बहुत शानदार तरीके से हाफ लाइफ डोज और प्लेसिबो इफेक्ट और प्रोसेस्ड फूड बहरा और अंधा होता है, ये आपने पिछली बार भी बताया था। यस, और इस बार जो है वो एमआरपी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट और रिफाइंड प्रोडक्ट और पैक्ड फूड, इस तीन चीजों के बारे में मुझे लगता है किसी भी बीमारी को भगा सकते हैं अगर इन ये तीन चीज का परहेज कर लें और एक 6 बजे से पहले खाना खा लें। हम अगर कहते हैं सर इतना सा दवा काम का किया जरूरत ही नहीं है। ये जो हेल्थ ऐप है ना, इसमें किसी तरह की मेडिसिन का चर्चा ही नहीं किया गया है, और मेडिसिन से बीमारी ठीक होता नहीं है। और हेल्थ ऐप के माध्यम से आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान में कैंसर भी ठीक होगा। वो अभी रिस्क नहीं लिया गया है गुरुकुल में, अभी समय आएगा 2-4 महीना में, जो कैंसर को ठीक करेगा तो आरसीएमए वाला ठोक कर सकता है, बाकी लोग नहीं ठीक कर सकता।